और एक बार फिर हमारे साथ हैं पूनम मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा मोर्चे की प्रदेश सचिव हैं। और आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से आपकी हलचल है, आप लगातार लोगों को जागरूक करने के काम में लगी हुई हैं और आज हम उनसे फिर बात करने जा रहे हैं। पूनम जी, इधर हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते में और पिछले महीनों में समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का क्यों आकर्षण बढ़ा है कि हमने देखा कि जौनपुर की विधायक सुषमा पटेल ने ज्वाइन कर लिया, तो आजमगढ़ से विद्या चौधरी ने ज्वाइन कर लिया, और अभी एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी जमाने की जानी मानी हस्ती त्रिवेणी राय, जिनको सारे लोग जानते हैं, कम पढ़े लिखे अनपढ़ होने के बाद भी उन्होंने जो कुछ राजनीति में करके दिखाया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उनके पोते जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे सुशिक्षित व्यक्तित्व और डॉक्टर हैं, उन्होंने अभी बड़े ताम झाम के साथ अपने तमाम दोस्तों मित्रों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और खबर इसके पीछे भी हमने देखा है कि बलिहारी बाबू, जो बसपा के फाउंडर लोगों में से रहे हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और हाल में ही आर.के. चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। लगातार ये सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ता जा रहा है। क्या खासियत है, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक बात कह रहे हैं आप कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादातर मुखातिब हैं लोग, और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ चली और एक मिशन चलाया और पूरा हुजूम तैयार किया, एक मोर्चा बनाया बहुजनों के नारा के साथ। आपने जिनका नाम लिया, बलिहारी बाबू और आर.के. चौधरी, जितने लोग भी आज आ रहे हैं, क्योंकि वो उम्मीद की किरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट नीति है और उनकी नीयत भी स्पष्ट है। उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल में बिना भेदभाव के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सरकार बनाई, और बनाई सरकार तो सभी को बिना भेदभाव के विकास का काम किया, वो चाहे लैपटॉप देना रहा हो, चाहे कन्या विद्या धन देना रहा हो, और विकास के नए नए आयाम उन्होंने गढ़ा। इकाना स्टेडियम बनाया, सिग्नेचर बिल्डिंग बनाया, 100 नंबर दिया, वुमेन पावर लाइन दिया, और महिलाओं को जो घर की मुखिया थी उनको 500 रुपये बिना भेदभाव के दिया और बिना जात बिरादरी के दिया। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठोको नीति के तहत सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री की बड़ी अभद्र भाषा है, जिस हाउस की इतनी मर्यादा होती थी कि झूठ शब्द ही असंसदीय होता था, वो आज किस तरह से बोलते हैं कि ठोको नहीं ठोक दो। आप देखे होंगे, शायद आप वहाँ भी पहुँच नहीं पाए, जो यहाँ पर लड़का मारा गया था पुलिस की कस्टडी में, और जितना उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में हत्याएं हो रही है, और ख़ास तौर से यादव बिरादरी की हत्या हो रही है, जिसके ऊपर 151 भी नहीं था और पीट कर उसको मार डाला गया। तो ये कहीं ना कहीं से अजय सिंह बिष्ट के, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों की देन है कि ठोको उधर पुलिस ठोक रही है और कोई भी सुरक्षित नहीं है कहने के लिए। ठाकुर मुख्यमंत्री हैं और पूरी तरह से जातिगत भावना से ओतप्रोत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हुई, फिर यादव लोगों की भारी संख्या में हत्या हो रही है और चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, फिर पटेल की हत्या हुई, फिर मौर्य लोगों की हत्या हुई, और ख़ास तौर से जो देखेंगे उन्नाव में लगातार हत्या हो रही है। एक पूरी चैन बन गई है। सेंगर ने बलात्कार किया, फिर चिन्मयानंद ने बलात्कार किया, और फिर उस पर अनाप शनाप उनके बयान आते हैं। और आज जो 3 बहनों के साथ घटनाएं हुई, 2 बहनें तो मौके पर ही मृत्यु हो गई और इनके नेता बोल भी नहीं रहे हैं, और जो महिला इनकी मंत्री है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे बड़ी लंबी फौज है, अब वो इस बात पर बता भी नहीं रहे हैं। ना कोई टीवी चैनल ही कह रहा है कि नहीं पूरा जंगल राज है, और बाबा से तो कहना चाहिए कि आप हट जाओ, आपके बस की बात नहीं है। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। मायावती जी और सतीश मिश्रा जी के साथ वो विलय कर गई है एक तरह से भाजपा में। जो भाजपा कहेगी, जो अमित शाह कहेंगे, बहन जी वही करेंगे। और जब देख रहे हैं लोग कि किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के मिशन को और मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को बहन जी ने पूरी जमीन जोत कर दिया है, पूरे बेचने का काम कर दिया, तो आज उम्मीद और आशा की किरण से पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देख रहे हैं, और सभी लोग आकर पार्टी को मजबूत करने की एक मंशा है, और 2022 में विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश चले, इस जंगल राज से मुक्ति मिले। इसी तरह से बिना जाति और बिरादरी के, चाहे आजमगढ़ की धरती हो, चाहे कौशाम्बी की हो, चाहे जौनपुर की हो, चाहे बनारस की धरती हो, लगातार ज्वाइनिंग हो रही है।
और लगातार सभी लोग समाजवादी पार्टियों की नीतियों में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीयत में विश्वास रख के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। पूनम जी, ऐसा देखा गया है कि जब हमारे देश में आरएसएस एक संगठन है और इसका एक अपने ढंग का वर्चस्व है और उसने बड़ी सावधानी से, बड़े करीने से, बड़े तरीके से अपनी राजनीति का एक रास्ता बनाया है। वो कभी कांग्रेस के पक्ष में आरएसएस के लोगों ने काम किया था, आप भी दबी जबान से सुनी होगी, चर्चाएं आती हैं कि कांग्रेस को भी कभी सपोर्ट किया था। फिर चर्चाएं आ रही हैं कि अगर इनकी ज़्यादा बखिया उधड़ेगी, ज़्यादा हालत खराब होगी, तो आरएसएस ने शायद ये निर्णय लिया है कि वह दोबारा कांग्रेस को सामने लाने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे में कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे समाजवादी पार्टी उनको फेस कर पाएगी, जबकि उनके पास दो चेहरे हैं और कई सारी ऐसी रणनीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और बसपा को भी कभी वो साथ ले लेते हैं तो कभी दुराव दिखाई देता है, कभी अपनत्व तो दिखाई देता है। तो विषम परिस्थितियां हैं, इसमें क्या रणनीति होगी, कैसे सफलता मिलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी युवा और नौजवानों का एक पूरा संगठन है और ये 40 साल से समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी स्थापना किया लगातार चल रही है। चौधरी चरण सिंह जी भी थे और बदलते हुए रूप में आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल आरएसएस का है, आरएसएस कांग्रेस से कब अलग थी आप बता दीजिए। कांग्रेस ही जननी है, चाहे वो हिंदू महासभा हो और चाहे आरएसएस हो। जो उसके दूसरे संस्थापक हैं गोलवरकर साहब, और वो जब काला पानी में गए तो उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग करके असहयोग आंदोलन से भी अलग कर दिया। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये सही है कि आरएसएस जो है कि बहुत ही खतरनाक संगठन है और आरएसएस से ही जो थे हिंदू महासभा के सरवरकर साहब, उन्हीं की नीतियों से भारत का विभाजन हुआ। और अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी तो पक्के से पक्के तौर पर जानिएगा भारत का दूसरा विभाजन भी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वर्तमान जो सरकार की नीतियां हैं, जिसको कहा तो जा रहा है कि भारत को बहुत मजबूती मिली है, पूरी दुनिया के सामने भारत का बड़ा मजबूत चेहरा आया है, चीन को ललकार दिया है, चीन अब सामने नहीं आ रहा है, ऐसी तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो जमीनी हमारा धरातल है, विकास की जो दर है और सामान्य आदमी है, उसकी हालत तो बहुत बद से बदतर हो रही है। महंगाई की सीमा भी एक सीमा के बाहर चली गई है। पेट्रोल की कीमतों का कुछ पूछिए मत। किसान आज देश का इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, इतनी ज़्यादा लोगों की भागीदारी, उसको सरकार ने कहीं उनके कान पर जैसे जूं नहीं रेंग रही ऐसा दिखा रहे हैं। अंदर से भले जो कुछ भी हो, तो ये सारे हालात जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो लगता है कि ये 200 साल पीछे चला जाएगा हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, हिंदुस्तान कहने की जरूरत नहीं है। ये भारतवर्ष जो हमारा भारत देश है, इसकी प्रगति की दिशा उल्टे पांव चल पड़ी है और आने वाले समय में लगता है कि हाँ, पूरी तरह से जो सामंतवाद था, जो राजतंत्र था, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा सकता है, ऐसी सारी चीजें दिखाई दे रही। शिक्षा बिल्कुल बैक चला गया है। कोरोना के बहाने तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां उभर रही हैं कि जैसे लगता है कि आज हमारा लोकतंत्र बिल्कुल बचा ही नहीं और आने वाले दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कमला सिंह जी, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया और कम से कम इसमें 10-12 सवाल हो गए। तो ये जो लोकतंत्र है, कांग्रेस ने भी इसको कहीं ना कहीं कुचला और कांग्रेस की जो नीतियां थी आज उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। चाहे वो मंदिर वाला पकड़ रहा हो, उसमें मंदिर में मूर्ति कौन रखवाया, क्या नहीं रखवाया, आज सभी चीज़ सामने है। आज कोर्ट के माध्यम से मंदिर बनने जा रही है और इतना चंदा मांगा जा रहा है। 14,000 करोड़ रुपया, 1400 करोड़ रुपया जो राम के नाम पर इकट्ठा हुआ, वो रुपया कहाँ गया? और घर घर से चंदा मांगा जा रहा है और किसानों को कहा जा रहा है कि यह आंदोलन जीवी है। और आंदोलन जीवी है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हाउस में कहा कि आप चंदा जीवी है, हर बात के लिए आप चंदा मांगने लगते हैं। अगर इतना ही भारत विकास किया तो जो बजट भारत सरकार ने पेश किया इस बार, वो माइनस पॉइंट में क्यों था? हर बार तो कुछ न कुछ प्लस में होता था। लालू प्रसाद यादव जी भी जब थे तो रेल फायदे में चलता था और आज आप हर चीज़ को बेच रहे हैं। अभी हमने देखा कि गोवर्धन पर्वत भी बेचने जा रहे हैं आप, तो उनके लिए बहुत आसान है किसी के भावनाओं से खेलना। वो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हो और कह दे बंगाल में कि राजा राम क्षत्रिय थे और हमारे लिए राजा थे, लेकिन अगर कोई यही बात अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी का कोई बोलता है
या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देते तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती। हाँ, उनकी और बंगाल में चुनाव चल रहा है, कह रहे हैं दुर्गा को क्यों ला रहे हो, और जब दीदी आप ही के तमाचे से आपको मारना चाहती हैं तब आपको दुर्गा जी देवी दिख रही हैं और राम जी जो है एक राजा राम दिख रहे हैं। उन्हीं के नाम पर आप वोट लेते हो और कहा भी रहे हो लेंगे, लेकिन कहीं देखे इस देश की मीडिया सबसे बड़ी बेईमान मीडिया हो गई है, टीवी मीडिया। और जब मुकेश अंबानी की सारी मीडिया है तो वो सबसे बड़ी घातक अगर कोई चीज़ इस देश में हो गई है अब्बा सिंह जी, तो यकीन जानिए कि इस देश की गोदी मीडिया हो गई है जो पूरी तरह से भारत को बर्बाद कर रहा है। और किस लिए बर्बाद कर रहा है? कुछ पैसों के लिए, उसके 100, 200, 400, 1000 करोड़ में और करोड़ जुट जाए, किसान से उनका मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कैसे भागवत को ये राष्ट्रपति बना के जो बचा कुचा हुआ लोकतंत्र है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि प्रकृति भी अपना काम करती है। आप जैसे 50 साल के हैं तो हम आपको 30 साल का अब नहीं बना सकते हैं। ये जो भारत है अब पीछे जाने वाला नहीं है। आप चाहे शिक्षा छीनो, चाहे रोजगार छीनो। अच्छा, यहाँ पे अजीब लोग भी हैं, पब्लिक भी पूरी मुर्दा जैसी है, नौकरी चली जा रही है। और लेटर एंट्री बड़ा दिलचस्प मसला है। जैसे महाभारत में कहानियों में द्रोणाचार्य ने अर्जुन का अंगूठा एकलव्य का अंगूठा ले लिया और अर्जुन की लेटर एंट्रिंग कर दिया। उसी तरह से आज आईएएस जो है डायरेक्ट बनाए जा रहे हैं लेटर एंट्रिंग करने का। महाभारत काल में भी अर्जुन लेटर एंट्रिंग ही थे, जैसा कि मैं समझ पाती हूँ। तो आज बिना परीक्षा बिना पढ़ाई के आप आईएएस बना रहे हो, तो आप क्या बनाना चाहते हो कि भारत आरएसएस का हो जाए या गोलवरकर का हो जाए या हिंदू का हो जाए? बहुत सारे लोग आज भी हिंदू ही हैं, लेकिन आप हिंदू कहाँ बनने देते हो? हमको हिंदू कहाँ बनने देते हो? अगर हम सभी लोग ओबीसी के लोग जो 54% की आबादी है हिंदू होते, आप हमको हिंदू मानते तो राम मंदिर ट्रस्ट में हमारा भी हिस्सा देते, हमको भी मेंबर बना लेते। क्योंकि ये ओबीसी समाज, दलित समाज ही तो सबसे ज़्यादा चंदा दे रहा है, उसकी संख्या ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा चंदा दे रहा है। और आप इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। क्योंकि जब देश की जनता किसी ऐसे कम पढ़ व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेगी तो यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज सारे लोग अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। स्थितियाँ जो आपने अभी बयान किया वो सामने है। और किसानों का आंदोलन जिस तरह से आज पूरे देश में सरकार के द्वारा उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, नज़रअंदाज क्या किया जा रहा है, उसको जिस तरह से बर्बरता के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस देश के हर जिंदा दिल इंसान को गन्ना का कहाँ मूल्य घोषित किया जी, अभी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया। अब पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, कहाँ मर गए रामदेव बाबा, कहाँ अन्ना हजारे चले गए। और वो अमिताभ बच्चन जो कार पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की बात कर रहे थे वो कहाँ हैं? अक्षय कुमार कहाँ हैं? सचिन तेंदुलकर कहाँ हैं? आज तो कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारे लोग सत्ता के गुलाम हो गए हैं और सारे लोगों ने अपने मुंह में सोने और चांदी की चम्मच रख लिया है, अपने न बोलने की कीमत रख लिया है। अभी जैसे कोई घटना होगी उत्तर प्रदेश में, जैसे इस लड़के की हत्या हुई चक मिर्जा में, जौनपुर में मार के पुलिस ने पीट के मार डाला। और ये उन्नाव की जो घटना हुई बेटियों वाली, अगर माननीय अखिलेश जी की सरकार होती तो ये टीवी के चैनल वाले लोग एक तरफ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो लगाते मुख्यमंत्री के तौर पर और एक तरफ उस मंजर को दिखाते और कहते कि देखिए ये जंगल राज है, देखिए ये जंगल राज है। लेकिन उनको पता है कि हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं अपराधी हैं। अगर हम इस तरह से दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी ठोक देंगे, इसीलिए सबकी जुबान बंद है। और अंबानी अडानी के सिक्के की खनक से सारे चमक में लोग गुम हैं कि नहीं, उनका काम चल रहा है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। किसान मरे तो मरे, हाथ नचा के क्या क्या कह गए तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज उनको फुर्सत ही नहीं है कि किसानों, आज कह रहे हैं कि सब किसानों को लोग बरगला रहे थे। जो 13 में आंदोलन हो रहा था तो क्या आप भी बरगला रहे थे? लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट है आंदोलन करने का। सरकारें तो आती जाती रहती, उनका कौन बहुत सा गुमान है। हिटलर में तानाशाह नहीं बचा, पूरी दुनिया में कोई तानाशाह नहीं बचा, मोदी जी भी नहीं बचेंगे, इनकी क्या मिसाल है।
ये कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, देश को बचना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, देश की रक्षा होनी चाहिए। अभी आपने जो मीडिया की बात किया, बिल्कुल जायज बात आपने रखा है कि पहली बार ये दिख रहा है कि मीडिया के लोग इतने नालायक, इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते और वह विपक्ष से सवाल करते हैं, जनता से सवाल करते हैं, आंदोलनकारियों से, पीड़ितों से सवाल करते हैं। और यहाँ तो पीड़िताओं को जेल भेजा जाता है, पीड़िताओं की हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये चिंताजनक बात है। और आपके बातचीत के क्रम में मैं आज दर्शकों से ये बात उठाना चाहता हूँ, आपसे भी उस पर आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आज जो किसानों के लिए सरकार कह रही है कि हम एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, मंडी नहीं खत्म करेंगे, तो क्यों नहीं उसको कानून का रूप दे देती। वह 3 कानून बनाने में तो बहुत पहलकदमी थी, क्योंकि वह पूंजीपतियों के हक में था। इसके बाद जब आप उनको ये बात आश्वासन दे रहे हैं, जबानी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आपकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए, क्यों नहीं उसको कानूनी जामा पहनाते। और आज हमारे देश में जो स्थितियां हैं, मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आज हमें जातीय पहचान छोड़ करके पेशागत पहचान को अपनाना होगा। अगर हम सभी किसान के बेटे हैं, किसान से जुड़े तमाम लोग हैं, अगर वो अपने को किसान मान करके आज उतर पड़े, तो किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वह इन बातों को इस तरह से नज़रअंदाज कर सके। वह वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, वो वक्त करीब आ पहुँचा है। शायद ये दस्तक समय दे रहा है और आने वाले दिनों में ये एक किसान का जो आंदोलन है, पूरे व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बनेगा। और एक सवाल मैं आज पहुंचाना चाहता हूं लोगों के बीच कि इस देश में किसानों को अभी भी अपनी उत्पाद का कीमत तय करने का हक नहीं है, और वहीं उद्योगपति अपनी कीमत खुद तय करता है और लागत का 1000 गुना फायदा कमाता है। और किसान के लिए कहा जाता है कि दोगुना कर देंगे, और दोगुना करने में कहीं कोई बढ़त और कोई प्रगति जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही। मजे की बात यह है कि एक ये वो तय कर दिया गया है खाका के किसान जो है कि मरता हुआ, फटा कपड़ा पहना हुआ या दलिद्र की तरह दिखे या हाथ फैलाए हुए दिखे, मजबूत किसान न रहे, मजबूत न रहे। मजबूत अगर रहे तो पॉलिटिशियन रहे, ब्यूरोक्रेट रहे और बड़े बड़े उद्योगपति रहे। और पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे यहाँ का किसान मजबूत रहे, तभी देश खुशहाल होगा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से जाता है। और आप देखते रहे होंगे जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते थे, एक बार आपको याद होगा कि माननीय नेताजी ने 10,000 रुपये कर्जा माफ कर दिया था किसानों का। तो कितना हल्ला मचा, कितना इवेंट बना करे। मुलायम सिंह यादव जी तो पूरा खजाना लुटा दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे काश्तकार थे, तो उनके 10,000 रुपये माफ कर दिए। लेकिन आज जिस तरह से पूरी देश की संपत्ति बेची जा रही है, और मजे की बात यह, नेहरू ने कुछ बनाया भी नहीं और नरेंद्र भाई मोदी जी बेच रहे हैं। जब किसी ने कुछ बनाया ही नहीं तो आप बेच क्या रहे हो, आपकी संपत्ति है, क्या बेच रहे हो। तो ये एक है कि नहीं जो हम कहें, क्योंकि उनके पास, आपने बंगाल में सुना होगा, अमित शाह ने कहा कि 50 लाख लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लो और एक ही साथ पूरा मैसेज चला जाएगा और डर पैदा करो। तो नीचे से आवाज़ आ गई कि जय श्री राम। अमित शाह ने कहा मुस्कुराकर कि मैंने कहा डर पैदा करो और आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इसका मतलब कि राम में उनका विश्वास नहीं है, जय श्री राम में है, जो डर पैदा करता है लोगों में और जिससे दंगा फैल सकता है। क्योंकि एक तड़ीपार है और गृह मंत्री है और उनके हाथ में सत्ता है, वो जो चाहे कहें और जो चाहे करे। उनके पास IT सेल है, उनके पास अरविंद गोस्वामी जैसा दल्ला पत्रकार है जो पुलवामा के चैट में उसका नाम आया। आप बताइए उसके ऊपर तो 151 की भी चालान नहीं हुई। इतना ओवैसी साहब बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर एक भी FIR नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं आना जाना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, तो उनके ऊपर कोरोना एक्ट, महामारी एक्ट हम लोगों के ऊपर लगता है। जौनपुर में हम लोगों के ऊपर महामारी एक्ट लगा, और उनके लोग करना चाहें, ओवैसी साहब करना चाहें तो न करें, उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगता। इसलिए कि भाई जो काम उनसे उन्होंने बिहार में लिया वही काम उत्तर प्रदेश में वो लेना चाहते हैं, इसलिए बोलते नहीं है। वो कहे जो वही सही, खाता न बही। ये मिला जुला अपना उनकी रणनीति है। मैं अंत में आपके इस बातचीत के क्रम में एक बात दमदारी से आपके जरिए चाहता हूं कि आप भी जहां मौका मिले इसको उठाएं कि इस देश में एक
औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, इस देश को लूटने में कुछ कमी आएगी। उसकी एक सीमा निर्धारित होगी, इससे अधिक लाभ आप नहीं ले सकते। उसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा, हर गरीब को मिलेगा, हर किसान को भी मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि देश के हमारे जो बड़े नेता हैं उस बात को समझें कि लोगों की भलाई के लिए इस काम को करना ही होगा, ताकि उद्योगपतियों के गुलाम बन करके इस देश की राजनीति, सत्ता और लोग सीमित न रह जाएं, उनकी बर्बादी का मंजर खत्म हो सके। औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग इस देश की जरूरत है। कृषि को उद्योग का दर्जा देना इस देश की जरूरत है। और किसानों की जो मांगे हैं उनको कानूनी जामा पहनाना इस देश की जरूरत है। सरकार सिर्फ इतनी कृपा कर दे, अन्नदाता का अगर आय वो दुगनी करनी चाहती है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दे जो वो मांग रहा है। और आपको उसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? प्राइस तो आप ही तय करते हो, वो लागू कर दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है कि किसानों की समस्या दूर हो जाए। क्योंकि मोदी जी चाहे काजू की रोटी खाएं और चाहे बादाम की खाएं, पैदा तो किसान ही करेगा, किसी अडानी अंबानी या बाबा रामदेव की कंपनी में पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। अभी आप सुन रहे थे पूनम मौर्य जी को, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश सचिव हैं। आपने हमको समय दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।